किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी की स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी, सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। डॉक्टर साहब, हम बात करें कि जो समय चल रहा है, जायद का समय है, किसान भाई जायद की फसलें लगाए हैं। हमारे बुंदेलखंड में किसान भाई मूंग और मूंगफली की खेती करते हैं, लेकिन जो किसान भाई इस समय खेती नहीं कर रहे हैं, खेत खाली हैं, तो गर्मियों में वो क्या काम करें ताकि आने वाला जो सीजन है खरीफ का, उसमें उनकी फसलें अच्छे से उत्पादन दे सकें। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा पुष्पेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने बोला, अभी किसान भाई गेहूं की फसल काट के अपने घर में रखे हुए हैं, भंडारण कर रहे हैं, लेकिन खेत खाली हुए हैं। एक दो पानी अभी बुंदेलखंड में बरसा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम गर्मियों की जुताई खेत बोई कर लें। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो कीट पतंगे हैं, बीमारी हैं, तो ये खेतों के अंदर अपने अंडे दिए रहते हैं, उनके अंदर छुपे रहते हैं। तो जब किसान गहराई में जुताई करता है, 2-3 जुताई कर लेता है, तो ये अंडे और कीट पतंगे बाहर आ जाते हैं और गर्मी के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ मिलता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। साथ ही साथ हमको ये करना चाहिए, मेड़ में घास फूस है उनको भी साफ सफाई कर लेना चाहिए और जला देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कीट पतंगे, जो भी बीमारियां हैं, क्योंकि जब फसल का सीजन नहीं रहता है तो इनको दूसरे पौधे चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, तो इन दूसरे पौधों को भी हटा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारे किसान भाई इस समय गर्मी की गहरी जुताई करें और जुताई करने के जो फ़ायदे हैं वो भी बताएं। साथ ही साथ अगर गर्मी की गहरी जुताई हमारे किसान भाई करते हैं तो खेत में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और निश्चित हमारे किसान भाई इस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आने वाला जो समय है जायद के बाद खरीफ का, और खरीफ में हमारे किसान भाई बुंदेलखंड में हम बात करें खरीफ की मुख्य फसलें, तो मूंगफली, उर्द, मूंग और तिल, ये फसलें हमारे किसान भाई लगाते हैं और अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। लेकिन जब बात करें कि बुआई का समय आता है, तभी हमारे किसान भाई भटकते हैं कि अच्छा बीज मिले, और अच्छा बीज कहाँ से मिले। और बीज एक ऐसी चीज़ है कि अगर बीज अच्छा मिल गया तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई बीज खुद बनाएं, अपना बीज उत्पादन करें, ताकि उन्हें किसी संस्था से महंगा बीज ना लेना पड़े और शुद्ध बीज उनके घर में हो। तो खरीफ में हमारे किसान भी अगर बीज उत्पादन करें तो सबसे पहले किसान भाइयों को कौन सा बीज लेना पड़ेगा जिससे अच्छा उन्हें बीज उत्पादन मिले, और बीज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, और किसान भाइयों को सुलभता से कौन सा बीज मिल सकता है? जी, इसमें बताना चाहूँगा, हम बीज के बारे में इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अच्छा बीज लगाने से हम लगभग 20 से 25% उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीज उत्पादन का एक अलग कार्यक्रम है जो अलग अलग किसानों के द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है, जिससे बीज उत्पादन करके उन्हें विपणन में दिया जाता है, सब किसानों को दिया जाता है। तो क्यों ना किसान ये अपने खेत पे ही कर ले, और इसका जो बीज बना के जो बेचता है तो उससे 2 से 3 गुना लाभ होता है। तो इसके लिए 2-3 चरण है, उसको मैं अवगत कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को जिस फसल को और जिस फसल की किस्म का चयन करना है वो अभी से कर लें। जहाँ से बीज लेना है वहाँ से संस्था को देख ले कि कहाँ से वहाँ बीज की उपलब्धता है कि नहीं है। और इसमें मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि 4 चरण होते हैं अलग अलग। नाभिकीय बीज होता है, प्रजनक बीज, आधार बीज और पंजीकृत बीज। तो आधार बीज जो है उससे क्या है, पंजीकृत बीज बनता है जिसको कि सर्टिफाइड सीड भी बोलते हैं। प्रजनक बीज से आधार बीज बनता है। तो किसान भाई प्रजनक बीज, आधार बीज और पंजीकृत बीज लगाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या है, संस्था का चयन कर लें, कहाँ से लेना है, उपलब्धता है कि नहीं है। इसके दूसरा स्टेप ये आता है कि जब हम उसको लेके आए तो हम टैग, कौन सा बीज है, कौन सी किस्म है, टैग और उसकी रसीद अपने साथ रखें। दूसरा ये काम करना है कि बीज प्रमाणीकरण संस्था से एप्लीकेशन लाके उसमें एप्लीकेशन फिल करके उसको बीज प्रमाणीकरण संस्था को दे देना है। इसके साथ ही साथ हम जब उसको लगाते हैं पौधे को सही दूरी पे और जो नियम रहते हैं उसके तहत लगाएं। अब
बीज प्रमाणीकरण संस्था एक सीड इंस्पेक्टर को, जो निरीक्षक है, वो आपके खेत में देखने आता है कि आपने ये एप्लीकेशन दिया था, इस बीज का उत्पादन करना है, इस किस्म का, तो उसके लिए वो ये निरीक्षण करता है। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रमाणीकरण संस्था से एक इंस्पेक्टर आता है। हमारे किसान भाई ने बीज ले लिया, सारा प्रोसेस है वो कर दिया, आवेदन कर दिया, इसके बाद में जब बुआई हो गई, तो ये जो इंस्पेक्टर आते हैं वो निरीक्षक कब कब आते हैं और क्या क्या निरीक्षण करते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले जब वो आएगा किसान के पास, लगभग फूल आने से पहले की अवस्था, तो उसका ये कहना है कि आप जो किस्म लगा रहे हैं वो वही किस्म है कि नहीं, और वही फसल की किस्म है कि आप कैसे प्रमाणीकरण करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ट्रैग जो होता है, जिस बीज को हम लोग लाए हैं उसका टैग होता है। जैसे कि प्रजनक बीज के लिए पीले रंग का, आधार बीज के लिए सफ़ेद रंग का, सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू रंग का। तो लेकिन सर्टिफाइड सीड हमको नहीं लगाना है, आधार बीज या प्रजनक बीज लगाना है, तो वो टैग आपको दिखाना है। साथ ही साथ आपको रसीद दिखानी है कि हम इस संस्था से इस प्रमाणीकरण के साथ हम लाए हैं। इसके बाद उसको लगाना है, और ये उसके साथ ही वो बीज निरीक्षक समझ जाएगा कि आपने सही लगाया। दूसरा एक होता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर बीज प्रोडक्शन करने की दो चीजें होती हैं, एक आइसोलेशन पृथक्करण दूरी, और जो वॉलेंटरी प्लांट है, जो पहले से प्लांट अगर पौधे उगाए हैं उस खेत में, तो वो पौधों को निकालना। और किसान भाइयों को ये बहुत जरूरी है कि देखें कि पहले वो फसल उसी खेत में ना लगी हो, क्योंकि पहले वाले बीज उग जाएंगे तो वो हमारे खेत बीज की गुणवत्ता को जो है वो खराब कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि आप मूंग, उड़द, इन सब में 5 मीटर की पृथक्करण दूरी रखें, और जो मूंगफली है इसके लिए 3 मीटर की पृथक्करण दूरी बीज उत्पादन के दौरान रखना चाहिए। साथ ही साथ अब इसके बाद दूसरे बार वो जब खड़ी फसल रहती है, सारे अच्छे से फल बन गए रहते हैं, उस समय देखने आता है। ये समय कीड़े, बीमारी और कैसा रख रखाव किया गया है वो देखता है बीज निरीक्षक, और जब वो सब सही पाता है तो इसके बाद वो हार्वेस्टिंग के समय आता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप ला के खलिहान पे रख देते हैं बीजों को, और वो मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए या तो थोड़ा सा जिसका बीज उत्पादन करना है उसको पहले लगाएं, या थोड़ा सा बाद, ताकि पकने के समय में थोड़ा अंतर रहे। डॉक्टर साहब, जो हार्वेस्टिंग की बात आपने की है, हमारे किसान भाई क्या होता है कि एक साथ कटाई का काम आ जाता है, बगल वाला भी किसान कटाई कर रहा है, जिसने बीज उत्पादन का कार्यक्रम है वो भी कटाई कर रहा है। तो कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि उसका बीज में ब्लेंडिंग ना हो, कोई मिलावट ना हो और उसका प्योरिटी बनी रहे? एक तो इसको अगर हो सके तो पहले लगाएं। जिसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना है उसको पहले लगाएं, क्योंकि वो पहले पक जाएगा, खरिहान तैयार है तो आप उसको पहले ही सबसे पहले निकालें। अगर बाद में करेंगे तो कुछ ना कुछ वो मिलावट की संभावना रहती है। दूसरा एक और क्या करना है कि पृथक्करण दूरी, सभी किसानों के पास तो बहुत बड़े बड़े खेत नहीं है, हम उतना नहीं दे पा सकते हैं। तो टाइम आइसोलेशन जिसको बोलते हैं कि आप पहले उसी फसल को लगा दीजिए, दूसरी किस्म को कुछ दिन बाद, 20-25 दिन बाद लगा दीजिए, तो ये टाइम आइसोलेशन होता है। एक बैरियर कुछ आप लगा सकते हैं कि ताकि परागण एक दूसरे में मिलने ना, और हमको अच्छी शुद्धता, जो आनुवांशिकी शुद्धता है, वो शुद्ध बीज प्राप्त हो, और ये सब उपाय करके हम अपने अच्छे बीज उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने कि हमारे किसान भाई अगर फसलों में अंतर रखेंगे 10 दिन का, 15 दिन का, तो निश्चित है कि जिसमें बीज उत्पादन कर रहे हैं वो जल्दी फसल पक के आ जाएगी, और दूसरे जो फसल के बीज हैं उससे बहुत ही कम संभावना होगी मिलने की। आप डॉक्टर साहब बात ये करते हैं कि ये होने के बाद में जब हमारा किसान भाई बीज पैकिंग करता है या दूसरे को बेचता है, उसके पहले बात आती है कि वो प्रयोगशाला में टेस्टिंग कराना है, उसके कुछ मानक होते हैं। वो कौन कौन से मानक है और किसान भाई को क्या देख रेख करनी पड़ेगी? जी, पहला चरण जो था जो प्रक्षेत्र मानक था, तो प्रक्षेत्र मानक में जब वो पूरी तरह से पास हो जाने के बाद इसको पैकिंग में अच्छे से रख देते हैं। फिर सैंपलिंग की जाती है, अलग अलग इसके सैंपल ले जाके जो प्रयोगशालाएं रहती हैं, बीज प्रमाणीकरण जो संस्थाओं की प्रयोगशाला है उनमें दिया जाता है। वो वहाँ पे आनुवांशिकी शुद्धता की जांच करते हैं। उसी किस्म का बीज है जिसने आपने लिखा हुआ है कि हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी का है कि नहीं, कितनी अंकुरण क्षमता है, कितना उसमें विगर है, कोई डिजीज या रोग जनित तो बीज नहीं आ गए हैं, पुराने वर्ष का तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब, और उसमें कोई इनर्ट मैटर या
बहुत सारे मिट्टी या धूल के कण या जैसे क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, वो सब सारे तो नहीं है। अगर इन सब मानकों में खरा उतर जाता है, इसके बाद प्रमाणीकरण संस्था किसान भाइयों को प्रमाण पत्र देती है कि ये बीज जो है शुद्ध है और ये आप बेचने लायक है। तो किसान भाई इसे या तो खुद का लेबल लगा के बेच सकते हैं या सरकारी संस्थाओं को भी देके इसे बेच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो होगी प्रयोगशाला की बात। अब बात ये आती है कि ये प्रयोगशाला से हमारा टेस्टिंग हो गई है, सर्टिफिकेट मिल गया है, पास हो गए हैं। अब उसको भंडारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि दूसरा बीज ना मिल पाए और उसकी शुद्धता है वो प्योर रहे? हाँ, इसके लिए हमको अलग अलग लॉट बनाने हैं इसके। भंडारण की, हम जिनके पास भी भंडारण की क्षमता हो या भंडारण की क्षमता नहीं है, उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बने हुए हैं, तो वो किन्हीं दूसरे जिनके पास भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध है उनके पास ले जाके अलग अलग टैग लगा के, सीड इंस्पेक्टर आते हैं, अगर प्रमाणीकरण बीज का निरीक्षण कर रहे हैं तो वो आपको नीले रंग का टैग देंगे। जिस टैग में लिखा होगा ये इस फसल का नाम, अंकुरण क्षमता, कितने % उसकी जेनेटिक प्योरिटी है, कितने % इनर्ट मैटर है, ये सारा विवरण उस टैग में लिखा होगा और उसके सिग्नेचर होंगे। इस टैग के साथ हम अपने जो बोरे हैं उनकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने से उनको अलग अलग कर लेंगे टैग लगाने से। आधार बीज, अगर आपने प्रजनक बीज से आधार बीज बनाया है तो उसमें सफ़ेद रंग का टैग लगाना है, और आधार बीज से सर्टिफाइड सीड पंजीकृत बीज बनाया है तो उसमें नीले रंग का टैग लगा के इन सूचनाओं के साथ उसको सिलाई कर देनी है और अलग से भंडारण करना है, जिससे कि आप देखते ही उसे पहचान जाएंगे कि ये हमारा इस स्तर का बीज है। और डॉक्टर साहब, ये तो सारे मानक बता दिए आपने। किसान भाइयों को ये भी बताइए कि ऐसा कोई कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में बीज उत्पादन में तिलहन का और दलहन बीज उत्पादन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें किसान भाई आके हम कौन सी किस्म है उसके बारे में हम उनको बताते हैं और उनको देते हैं। वो अपने यहाँ सीड प्रोडक्शन लेते हैं, हम पंजीकृत कराते हैं दलहन के भी तिलहन के भी, और साथ साथ हम वो सारे जितना भी उत्पादन रहता है वो हम खरीद लेते हैं, उनसे बाई बैक कर लेते हैं, और जो उनको मुनाफा है कुछ मुनाफे के साथ जो है वो उनको वापस दे दिया जाता है। ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई आप, इसमें हमारा एक टारगेट होता है, उस टारगेट के अंदर आके उनको पहले संपर्क करना पड़ेगा, और जो पहले आता है संपर्क करता है उसके हिसाब से हम उनको दे देते हैं, आप इतने एरिया में इतने क्विंटल का सीड प्रोडक्शन करें। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जरूर विश्वविद्यालय से संपर्क करके और बीज ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि हमारे किसान भाई बीज उत्पादन करके अपने लिए भी बीज बना सकते हैं, साथ ही साथ ये इसको व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि भी होगी। चलते चलते किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी खरीफ का मौसम आ रहा है, खेत की अच्छी जुताई कर लें, बीजों का चयन कर लें, किस्मों का चयन कर लें, और जैसे कि उर्द मूंग की बात कर रहे थे, हम आपसे भी चर्चा कर रहे थे, वो उर्द मूंग को थोड़ा सा देर में लगाएं, क्योंकि ये हमारा ये दलहन का कटोरा है, अब धीरे धीरे दलहन जो है हमारे क्षेत्र में कम होते जा रही है। तो मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि 70-75 दिन की दलहन की जो हमारी फसल है इसका थोड़ा ड्यूरेशन जो है अवधि बढ़ जाए। वो अवधि कैसे बढ़ेगी? हम 20 से 25 जुलाई तक इसका जो खेत में बुआई करें, अंदर के खेत में ना ले, बाहर के खेत अगर वो उपयोग करते हैं बुआई करने के लिए तो हम 20-25 दिन इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। और जो सितंबर माह की बारिश होती है जिसके कारण ये फसल खराब हो जाती है, तो उससे ये बचाव कर सकते हैं। ये मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।